मैं ज्योति सिंह गौर आज कक्षा 12वीं अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था का भाग 2 में 5.1.2 जिसमें सरकारी बजट के उद्देश्य हैं, इसको आज हम समझेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे सरकारी बजट का आवंटन, सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य, आर्थिक वृद्धि एवं साथ में हम देखेंगे आर्थिक स्थिरता। आज का वीडियो यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो आज हम ये तीनों प्रश्न का उत्तर हम समझ पाएंगे, जिसमें पहला है सरकारी बजट के उद्देश्य क्या थे, बजट का महत्व क्या है या बजट क्यों बनाया जाता है। आज का टॉपिक यदि हम ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ लें तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। वर्तमान समय में बजट का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी देश की आर्थिक प्रगति एवं सरकार की आर्थिक नीतियां हम बजट से उस देश के बजट को देखकर पता कर सकते हैं। बजट एक आर्थिक विवरण बस नहीं है, बल्कि यह सरकार की नीतियों से हम देश में होने वाले शिक्षा, स्वास्थ्य आधारित संरचना, कृषि, देश की सुरक्षा पर कितना खर्च हो रहा है एवं देश के पर्यटन उद्योग पर सरकार की क्या-क्या नीतियां हैं। ये उदाहरण आपको बताने का मतलब है कि हम सभी राज्यों पर सरकार कितना खर्च कर रही है, उनसे कितनी आय प्राप्त कर रही है एवं विभिन्न कार्यों पर कितना खर्च हो रहा है और उनसे आय कितनी प्राप्त हो रही है। ये सब चीजों की जानकारी हमको बजट से प्राप्त हो जाती है। बजट बनाने का हम उद्देश्य देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है सरकारी बजट का आवंटन। संसाधन का आवंटन जो है वो बजट का मुख्य उद्देश्य है। सरकार अपनी बजट नीति इस प्रकार बनाती है कि उसका अधिकतम लाभ और सामाजिक कल्याण भी अधिकतम हो और इनमें संतुलन भी बना रहे। सरकारी बजट का आवंटन दो प्रकार से करती है। सबसे पहला तो है हमारा सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण और दूसरा है कर में रियायत या सरकारी सहायता। इन दोनों की सहायता से सरकारी बजट का आवंटन करती है। हमने देखा पहला प्रकार था सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण। सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण में सरकार उन वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध कराती है जिन्हें बाजार तंत्र उपलब्ध नहीं करा पाता, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है, सड़क है, पार्क है या हम ये कहें जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, सार्वजनिक अस्पताल हैं, ये हैं। उत्पादन लागत अधिक होने के कारण तथा इनमें लाभ कम होने के कारण निजी कंपनियां इस तरह के सार्वजनिक सेवाएं और वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, क्योंकि कोई भी निजी कंपनी का मुख्य उद्देश्य खुद का लाभ देखना है, उसका उद्देश्य सरकार या जनता का लाभ देखना नहीं होता। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक उत्पादन कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि यदि आप फिल्म गए होंगे देखने के लिए, तो यदि आपने टिकट खरीदा है तो आप फिल्म देख सकते हैं, परंतु यदि आप सार्वजनिक पार्क में जाएंगे तो सभी व्यक्ति समान रूप से प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार जनता के कल्याण के लिए सरकार बजट बनाती है और सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण करती है, जो हर वर्ग के, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। दूसरा हमने देखा था कर में रियायत या सरकारी सहायता, या हम कह सकते हैं कि कर में छूट। देश में सभी राज्यों को में जो होता है समान विकास नहीं हो पाता। देश के सभी राज्यों के समान विकास के लिए पिछड़े क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उनमें इकाई उत्पादन करने की इकाई लगाने के लिए सरकार वहां पर करों में छूट देती है, जिससे वहां पर अधिक से अधिक लोग निवेश कर सकें। जिन राज्यों में यदि पिछड़ा हुआ राज्य है, जहां पर अधिक उत्पादन नहीं होता, सरकार ऐसे राज्यों के लिए विशेष छूट देती है। कुछ उद्योगों को भी छूट मिलती है। जैसे आप जानते हैं, यदि खादी उद्योग देखें तो खादी उद्योग को सरकार प्रमोट करना चाहती है, इसलिए इस तरह के उद्योग लगाने में भी वह छूट देती है। विलासिता की वस्तुओं में उत्पादन पर अधिक कर लगाया जाता है, जबकि अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए सब्सिडी दी जाती है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हानिकारक वस्तु जैसे शराब है, सिगरेट है, इन पर उत्पादन पर अधिक कर लगाकर इनके उत्पादन को हतोत्साहित करती है। सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की वस्तुओं का अधिक उत्पादन हो, इसीलिए जो हानिकारक वस्तुएं हैं इन पर अधिक कर लगाती है, जबकि सामाजिक रूप से जो आवश्यक वस्तुएं हैं इन वस्तुओं को टैक्स फ्री रखती है, कर में इनको छूट देती है। जैसे आवश्यक दवाइयां हैं या कृषि है, इनसे इनमें सरकार कर नहीं लगाती। तो इस तरह से सरकार क्या करती है कि किस तरह से आवंटन करती है कि जो आवश्यक चीज है उनको तो कर की छूट से कर की छूट देती है, जबकि जो आवश्यक नहीं है उन पर कर लगाकर अतिरिक्त पैसे कमाती है। आय की असमानता क्या है? पहले हम थोड़ी सी बात इसके लिए कर लेते हैं क्योंकि अगला बिंदु उसी से संबंधित है। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद आय की असमानता बढ़ती जा रही है। ये मैंने चित्र इसलिए लिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये जो सबसे बड़ा वाला दिख रहा है ग्लास, मान लो ये ग्लास है, ये हमारे देश की 50% जनसंख्या है। ये इससे थोड़ा छोटा ग्लास है, ये मतलब आपके हमारे देश की कितनी जनसंख्या है? 40% जनसंख्या। और उससे छोटा ग्लास है, ये कितनी जनसंख्या है? 9%। और ये जो 1% दिख रहा है हमारी, ये सबसे छोटी ग्लास है। ग्लास का मतलब है सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। परंतु ये जो आपको ब्लू कलर के डॉट दिख रहे हैं, ये है पैसे का वितरण। जनसंख्या हमारे देश में 50% जनसंख्या के पास थोड़े से पैसे हैं, जबकि 40% के पास थोड़े अधिक पैसे हैं, 9% के पास और अधिक पैसे हैं। जबकि पूरे देश पूरे देश में जो सबसे अधिक पैसा है वो कितने परसेंट व्यक्तियों के पास है? 1% व्यक्ति के पास। जैसे कि आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जी जैसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि हमारे देश की आधी जनसंख्या के बराबर तो उनके पास ही पैसा होगा। इस तरह से हमारे देश में कुछ लोग बहुत गरीब हैं और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि ऐसा बजट लगाए जिससे इनके पास जो इतना पैसा है ये पैसा किनके पास चला जाए? ये जिनको आवश्यकता है या जो लोग गरीब हैं। तो सरकार कर के माध्यम से ये जो आय की असमानता है, ये थोड़े से लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत अधिक लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो सरकार इस तरह का बजट बनाती है या बनाने का प्रयास करती है कि जो थोड़े लोग हैं या जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे पैसा किसके पास चला जाए? गरीबों के पास चला जाए। यही कहलाती है हमारी आय की असमानता। जो हमारा दूसरा मुख्य उद्देश्य है बजट बनाने का, वो है सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य। या इसी को हम, यदि अर्थशास्त्र में आपको कठिन लग रहा है समझने में, तो आप ये भी इस बिंदु को लिख सकते हैं, आय या संपत्ति का पुनः वितरण। दोनों का अर्थ एक ही है। आप लिख सकते हैं सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य, या लिख सकते हैं आप इस पॉइंट को आय या संपत्ति का पुनः वितरण। अभी मैंने आपको बताया कि आय की असमानता किसको कहते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है और कुछ ज्यादा लोगों के पास पैसा नहीं होता। मैंने आपको पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि हमारे देश की जो कर प्रणाली है वो कैसी है? प्रगतिशील कर प्रणाली, जिसमें हमने देखा था कि जो लोग अधिक आय है जिनकी, उनसे अधिक कर लिया जाता है, और कुछ लोग हैं जिनकी आय कम है, उनसे कर कम लिया जाता है। एवं जो गरीब लोग हैं उनसे कोई कर नहीं लिया जाता, बल्कि इनको आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये जो आय की असमानता है ये भी किसके माध्यम से दूर किया जाता है? आप कहोगे बजट का इसमें क्या काम है? बजट किस तरह से आय की असमानता को दूर कर सकता है? बजट के माध्यम से हम कर अधिक लगा सकते हैं और कर कम कर सकते हैं, और रईस लोगों से ज्यादा पैसे टैक्स के रूप में हम ले सकते हैं और गरीबों की हम सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आय और संपत्ति का पुनः वितरण किसके माध्यम से हो रहा है? बजट का के माध्यम से। ये अमीर लोगों का पैसा किनके पास जा रहा है? गरीब लोगों के पास। इनसे अधिक कर लेके कहाँ जा रहा है?
गरीबों के पास। तो इस तरह से इनके पास थोड़ा पैसा कम हो जाता है और इनका इनका जीवन स्तर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। आपने देखा होगा कितनी सारी योजनाएं सरकार की चलती हैं जिसमें गरीबों का कार्ड होता है, जिसमें उनको फ्री सुविधाएं मिलती हैं, खाने की, हॉस्पिटल की, अनेक सुविधाएं मिलती हैं। तो ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? ये सरकार जो कर से प्राप्त करती है पैसा अमीरों से, उसको गरीबों पर खर्च करती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बजट के माध्यम से देश में जो आय की असमानता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। बजट बनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है देश का आर्थिक वृद्धि या देश का विकास करना। इसको हम कह सकते हैं बजट के माध्यम से सरकार सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने का प्रयास करती है। सकल घरेलू उत्पाद यदि हम सरलता के लिए समझें तो किसी भी देश की सीमा में उत्पादन या किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के स्तर को बताती है। यदि किसी देश का उत्पादन अधिक होगा, इसका तात्पर्य है कि जीडीपी भी अधिक होगा। यदि उत्पादन कम होगा तो जीडीपी भी कम होगा। तो हम बजट से आर्थिक विकास कैसे होगा? अब आप कहोगे कि बजट के माध्यम से हम आर्थिक विकास कैसे करेंगे? इसके भी दो तरीके हैं। पहला है हमारा आधारिक संरचना का विकास करके। जैसे यदि देश में अच्छी सड़कें होंगी, पुल होंगे, बांध होगा, बिजली होगी, यदि ये सारी आधारिक संरचना हमारे देश में उपलब्ध होगी तो हमारे देश में अधिक से अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित होंगे और यदि अधिक उद्योग स्थापित होंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और यदि उत्पादन बढ़ेगा तो देश अपने आप, देश की जीडीपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यदि बजट में आधारित संरचना पर सरकार अधिक खर्च करती है तो हमारे देश का जीडीपी अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे देश में आधारित संरचना अच्छी होने की वजह से उत्पादन इकाइयां हमारे देश में अधिक से अधिक निवेश करेंगी। और दूसरा तरीका है कर। पहला तरीका हमने देखा आधारित संरचना से हमने आर्थिक वृद्धि की। दूसरा तरीका है कर। नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार कर में छूट देती है, जिससे उद्योगपति उद्योगों में अधिक से अधिक निवेश करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कई दवा उद्योग हैं, कई उद्योग हैं, फूड इंडस्ट्री है, या आपने देखा ये लघु उद्योग है, कुटीर कुटीर उद्योग है। इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार इन पर कर नहीं लगाती। देश में उद्योग यदि इनके माध्यम से यदि उत्पादन बढ़ जाएगा, ये उद्योग बढ़ जाएंगे तो उद्योग बढ़ेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा और उत्पादन बढ़ेगा तो देश की आर्थिक वृद्धि होगी और हमारे देश की जीडीपी में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि बजट के माध्यम से हम आधारित संरचना से हम देश का विकास करा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और दूसरा तरीका है हमारा कर से। कर के माध्यम से भी हम देश का विकास कर सकते हैं। कर में छूट देकर उद्योग को बढ़ावा दे देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उद्योगपति हमारे देश में निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि हम इसे चित्र से समझ लेते हैं, आर्थिक विकास के लिए यदि हमको आर्थिक वृद्धि करना है तो हमको देश का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। यदि उत्पादन बढ़ेगा तो बचत भी क्या बढ़ेगी, और बचत यदि बढ़ेगी तो हमारे देश में निवेश भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इस प्रकार से बजट के माध्यम से हम देश की आर्थिक वृद्धि भी कर सकते हैं। सरकारी बजट का दूसरा मुख्य उद्देश्य है देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये आर्थिक अस्थिरता क्या होती है। अर्थशास्त्र विषय पढ़ने में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर शब्द एक दूसरे से संबंधित होता है और जब तक हम उन शब्दों को नहीं समझते तब तक हमको अर्थशास्त्र याद करने में बहुत परेशानी आती है। और यदि हमको अर्थशास्त्र में अच्छे नंबर लाना है तो विषय को समझना बहुत जरूरी है। आइए हम यहाँ पहले ये देख लेते हैं कि आखिर हमारे देश में आर्थिक अस्थिरता कैसे आ सकती है। हमारे घर में आपने हमेशा सुना होगा कि अरे सब्जी बहुत महंगी हो गई, पापा बोलते हैं, मम्मी बोलती है पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, अब घर का खर्च कैसे चलेगा। मतलब हमारे देश में यदि महंगाई हो जाती है तो सब परेशान हो जाते हैं कि अरे महंगाई हो गई है, अब कैसे चलेगा। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कहते हैं, यदि हम अर्थशास्त्र के शब्दों में कहें तो ये महंगाई जो होती है वही होती है हमारी मुद्रास्फीति। यदि ये सेब है
इसकी कीमत यदि हमारी हो गई 150 रुपए, तो हम कहेंगे कि सेब की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई। तो मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। जब अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ जाती है, कीमत अधिक हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। और दूसरा है हमारा मुद्रा संकुचन। जब वस्तुओं के दाम बहुत कम हो जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे? मुद्रा संकुचन। यदि वस्तुओं के दाम कम हो जाए, कीमत कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? संकुचन। यहाँ देख के आप ये समझ गए होंगे कि जब महंगाई हो जाती है तो ये हो जाता है मुद्रास्फीति, और जब कीमतें कम हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। अब ये जो मुद्रास्फीति है और मुद्रा संकुचन है, यही कहलाता है आर्थिक अस्थिरता। जब बाजार में चीजें बहुत महंगी होने लगती हैं या फिर बाजार में वस्तुएं बहुत सस्ती होने लगती हैं, दोनों ही स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होती। देश में ना ही बहुत अधिक महंगाई होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक वस्तुओं की कीमतें भी कम होना चाहिए। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कीमत कम क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि कीमत कम होगी तो लोग नया रोजगार स्थापित करने में, नए उद्योग स्थापित नहीं होंगे। इस तरह से धीरे धीरे मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह से मुद्रा संकुचन की स्थिति भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होती। तो ये महंगाई और सस्ताई, इन दोनों को ही हम कहते हैं आर्थिक अस्थिरता। अब आपको लग रहा होगा कि महंगाई और सस्ताई को हम बजट से कैसे ठीक करेंगे? ये जो महंगाई और सस्ताई है, ये बजट ही ठीक करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बजट से ही ये महंगाई कंट्रोल होती है और मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन दोनों को कंट्रोल करने का काम बजट ही करता है। अब हमें पता है कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? कीमत अधिक होना। जब कीमत अधिक होती है तो देश का जो बजट बनता है वो कैसा बनता है? अतिरेक बजट बनता है। अब अतिरेक बजट क्या है, इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो सरकार की आय कितनी है? 100 रुपए। कितनी है? 100 रुपए। और सरकार का खर्च कितना है? 80 रुपए। इस तरह से सरकार ने कितने रुपए बचा लिए हैं? 20 रुपए। ये बजट कहलाता है अतिरेक बजट। अब इसमें कैसे मुद्रास्फीति या कीमत कंट्रोल होगी? जब यदि सरकार कम से कम खर्च करेगी, सरकार 100 रुपए कमा रही है और 100 रुपए खर्च नहीं कर रही है, वो केवल कितना खर्च कर रही है? 80 रुपए खर्च कर रही है, 20 रुपए सरकार बचा ले रही है। तो इस प्रकार से जब सार्वजनिक काम कम होंगे तो जनता के पास भी पैसे क्या होंगे? कम होंगे। उनकी आय भी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब जनता की आय कम हो जाएगी तो वो कम से कम वस्तुएं खरीदेंगे, और जब वो वस्तुएं की मांग कम करेंगे या कम वस्तुएं खरीदेंगे तो कीमत अपने आप क्या हो जाएंगी? कम होने लगेंगी। यदि अभी हमने देखा था कि एप्पल का भाव 150 है, यदि उनके पास बहुत पैसा होगा जनता के पास, तो वो 150 का भी एप्पल खरीदने लगेंगे। लेकिन यदि उनके पास पैसा ही कम होगा तो वो ये सोचेंगे कि नहीं, ये सेब तो बहुत महंगा है, मैं सेब 1 किलो नहीं बल्कि मैं आधा किलो ही सेब खरीदूंगी। तो इस तरह से हर व्यक्ति मांग को क्या करने लगता है? कम करने लगता है। तो इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से अतिरेक बजट बनने से सरकार जनता के पास कम से कम पैसा पहुंचाती है और खुद के पास पैसा बचत कर लेती है, जिससे बाजार में पैसे की मात्रा कम हो जाती है। और जब बाजार में पैसे की मात्रा कम हो जाती है तो हम कम वस्तुओं की मांग करते हैं। और दूसरा तरीका है हमारा कर अधिक लगाकर। कर अधिक लगाकर भी कीमत नियंत्रित करती है। जैसे ये मेरे पास 100 रुपए थे और सरकार ने कर कितना लगा दिया मेरे ऊपर? 40 रुपए। अब मेरे पास कितने रुपए बचे हैं? 60 रुपए। अब आप देखिए कि मेरे पास 100 रुपए थे खर्च करने के लिए, लेकिन मुझे टैक्स देना पड़ा, तो अब खर्च करने के लिए पैसे कैसे हो गए? कम हो गए। अब पैसे कम हो गए मेरे पास तो मैं मांग को क्या करूंगी? कम करूंगी। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि यदि हमको महंगाई को कम करना है तो हमको कम से कम खर्च करना पड़ेगा। ये किसके माध्यम से होता है? बजट के माध्यम से। एक तो होता है अतिरेक बजट बनाकर और दूसरा होता है हमारा कर अधिक लगाकर। दूसरा है हमारा मुद्रा संकुचन। यदि हमारे अर्थव्यवस्था में कीमतें कम हों, तब सरकार कैसे इसको नियंत्रित करती है? तब कैसा बजट बनाती है? घाटे का बजट बनाती है।
घाटे का बजट क्या होता है? सरकार की आय कितनी हुई? आमदनी 100 रुपए, और सरकार ने खर्च कितना किया? 120 रुपए। कितना अधिक खर्च कर दिया? 20 रुपए। अब आप सोचिए कि जनता के पास 100 रुपए थे और सरकार ने 120 खर्च कर दिया, तो अब देश की जनसंख्या के पास कितना पैसा पहुंच गया? 120 रुपए। कितने पहुंच गया? 120 रुपए। अब आय हमारी बढ़ गई तो हम खर्च भी अधिक करेंगे, और मांग अधिक करेंगे तो कीमत भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों बजट एक दूसरे से उल्टे बन रहे हैं। मुद्रास्फीति में अतिरेक बजट बनाया जाता है, तब मतलब सरकार कम खर्च करती है, जबकि यदि कीमतें कम होने लगती, किसी चीज की मांग नहीं होती, तब सरकार घाटे का बजट बनाती है। अब ये दूसरा तरीका है कर कम लगाकर। देख लीजिए इसको भी। मेरे पास 100 रुपए है और मैं केवल कितने कर दे रही हूँ? 10 रुपए। इस तरह मेरे पास खर्च करने के लिए कितने रुपए बचे हैं? 90 रुपए। और यहाँ कितने थे? 60 रुपए। तो 60 रुपए का मतलब है यहाँ मुझे कम खर्च करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर 90 रुपए मेरे पास है तो मैं अधिक खर्च करूंगी, और अधिक खर्च करूंगी तो कीमतें क्या होने लगेंगी? धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। तो इस प्रकार से आपको समझने में जरूर परेशानी आ रही होगी, लेकिन आप 2 बार 3 बार करके आप जरूर समझिए, क्योंकि ये टॉपिक केवल बजट का टॉपिक नहीं है, ये मुद्रास्फीति और संकुचन का भी टॉपिक है। यदि आपका यहाँ से क्लियर हो गया तो आपको ये दोनों बिंदु बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, 2 टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे, और इसको सरलता से समझने का कोई तरीका नहीं था। यदि मैं आप ये चाहते हैं, मैं इसको फिर से सरल रूप में आपको रिवीजन करा देती हूँ। यदि वस्तु की कीमत अधिक है तब बजट कैसा बनता है? अतिरेक बजट बनता है, यानी सरकार कम खर्च करती है। और जब कीमत कम होती है तब सरकार घाटे का बजट बनाती है, और वो अधिक, जितनी आय होती है उससे अधिक खर्च करती है। क्यों करती है? जिससे जनता के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा चला जाए। तो 2 तरीके हैं कीमत नियंत्रण करने के। दूसरा है कर अधिक लगाकर, और यहाँ पर है कर कम लगाकर। यहाँ कर अधिक लगाएगी तो जनता के पास कम पैसे बचेंगे, और कर कम लगाएगी तो जनता के पास अधिक पैसे बचेंगे। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये दोनों माध्यम से हम आसानी से बजट से महंगाई और सस्ताई को काबू कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा कि सरकारी बजट के उद्देश्य क्या हैं। सरकारी बजट का हमने 4 रिवीजन में बता दे रही हूँ। हमने आज मुख्यतः 4 बिंदु देखे हैं। सरकारी बजट का आवंटन, पुनः आवंटन, इसमें हमने आय की असमानता पढ़ा था। आर्थिक वृद्धि में हमने जीडीपी का पढ़ा था। जीडीपी के माध्यम से कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी, उद्योग और कर के माध्यम से। और आर्थिक स्थिरता में हमने क्या देखा? मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, यानी महंगाई और सस्ताई को हम बजट के माध्यम से घाटे का बजट और अतिरेक बजट बनाकर किस तरह से हम देश में आर्थिक स्थिरता ला सकते हैं। पिछले वीडियो में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने समझा था। आज के वीडियो में भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस टॉपिक का अलग से वीडियो बनाई, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस यूनिट से केवल पिछले वीडियो से 2 प्रश्न आते हैं, और इस वीडियो से आप 3 तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक तो हमने पहले देखा कि सरकारी बजट का उद्देश्य या महत्व क्या है। दूसरा है ये सरकारी बजट का आय का पुनर्वितरण का उद्देश्य समझाइए, या इसी प्रश्न को क्या लिख सकते हैं? सरकारी बजट की सहायता से आय की असमानता को किस प्रकार कम किया जा सकता है, समझाइए। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, इसको हम समझ चुके हैं, लेकिन मैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको फिर से बता दे रही हूँ, जिससे आप नोट्स भी बना सकें। इसका उत्तर है हमारा, अर्थव्यवस्था में आय व धन की असमानता को कम करने के लिए बजट नीति का उपयोग किया जाता है। आय की असमानता के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बजट नीति का। इसके लिए सरकार क्या करती है? कर नीति और सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन करती है। हम ये समझ चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रश्न उत्तर लिखने के लिए बता रही हूँ।
अमीरों पर अधिक कर लगाकर सरकार उनकी आय और संपत्ति को कम करती है, जबकि गरीबों के कल्याण पर सार्वजनिक व्यय अधिक कर कर गरीबों के रहन सहन में भी वृद्धि करती है। तो इस तरह से हम ये वाला प्रश्न देख चुके थे, लेकिन आप परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न की आप तैयारी कर लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न है हमारा, सरकारी बजट का संसाधनों का पुनः आवंटन उद्देश्य समझाइए। चूंकि मध्य प्रदेश में ये कोर्स अभी चेंज हुआ इसी साल, इसीलिए आपको समझने में कठिनाई होगी, इसीलिए मैं आपको प्रश्न की भी तैयारी करा रही हूँ साथ में। इसका उत्तर है हमारा, ये भी हमने पढ़ लिया था पहले, सरकार अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए बजट की सहायता से संसाधनों का पुनः आवंटन का प्रयास करती है। कैसे करती है? करों में छूट या आर्थिक सहायता देकर, सब्सिडी देकर। दूसरा हमने देखा था सार्वजनिक संपत्ति का उत्पादन। सरकार स्वयं भी ऐसी सार्वजनिक संपत्ति का उत्पादन करती है जिनके उत्पादन में निजी क्षेत्र रुचि नहीं लेते। तो इस तरह से पुनः आवंटन कैसे करती है? दो तरीके से, करों में छूट देकर, और दूसरा है हमारा सार्वजनिक संपत्ति का उत्पादन करके। तो इस तरह से इस वीडियो के आप ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य समझ लीजिए, और ये उद्देश्य के उसमें भी इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। धन्यवाद।